अस्सलाम वालेकुम। आज एक सिंगल वीडियो में चैप्टर 3 पूरे का पूरा कवर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि ये वीडियो है किन के लिए। ये वीडियो उनके लिए जिन्होंने चैप्टर 3 को बिल्कुल नहीं पढ़ा और वो चाह रहे हैं कि सिंगल वीडियो में इसका ओवरव्यू ले ले, इसको रिवाइज कर ले ताकि इसमें से अगर कुछ भी आ जाता है तो उसे कवर कर सके। और दूसरा ये वीडियो उनके लिए जिन्होंने चैप्टर 3 को पढ़ रखा है लेकिन पेपर है तो वो सारी एक एक जो टॉपिक है उसे दोबारा से वीडियोस में नहीं देख सकते, तो एक सिंगल वीडियो में वो अपना पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम भी है और आप इसे डेप्थ में समझना चाहते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है, तो हर एक टॉपिक को अच्छे से वहां से आप समझ सकते हैं, कवर कर सकते हैं, जिसमें हमने कोडिंग भी की है, प्रैक्टिस भी की है, हमने सीखा है थोड़ा बहुत लॉजिक कैसे बिल्ड करते हैं। तो आप उस प्लेलिस्ट की तरफ जाएं और एक एक सिंगल टॉपिक करके कवर करें। तो इस वीडियो में मैं आपको रिवाइज करवाने वाली हूँ, रिवीजन करवाने वाली हूँ पूरे चैप्टर 3 की, क्योंकि चैप्टर 3 हमने कल कवर कर लिया था। तो आज हम चैप्टर 3 की रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है आइडेंटिफायर। हमें पता है प्रोग्रामिंग में हम वेरिएबल बनाते हैं, हम फंक्शन बनाएंगे, कुछ लेबल्स होते हैं, तो एक वेरिएबल बनाने के लिए वेरिएबल का नाम रखना पड़ता है, फंक्शन बनाने के लिए उसका नाम रखना पड़ता है। तो इस तरह जो उनका नाम होता है उसी को आइडेंटिफायर कहते हैं। तो आइडेंटिफायर एक्चुअल में नेम होते हैं, नेम किन के, वेरिएबल हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, लेबल हो सकता है, उनके नाम को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। अब आइडेंटिफायर जो नाम आपने रखना होता है वो आपने डिस्क्रिप्टिव रखना होता है, ऐसा नाम रखना होता है कि नाम से समझ आ जाए कि इसका पर्पज क्या है। उसके अलावा यहाँ पर उन्होंने कुछ रूल बता दिए हैं कि जो आइडेंटिफायर यानी जो आप नाम रख रहे हैं, चाहे वो वेरिएबल का है, फंक्शन का है, आपने उसके 31 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं करने, क्योंकि अगर आप कर भी लेते हैं तो सिर्फ पहले 31 ही कंसीडर किए जाएंगे, बाकी कंसीडर नहीं होंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है कि जो कैरेक्टर है वो मस्ट भी अल्फाबेटिक होना चाहिए, अंडरस्कोर होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो पहला कैरेक्टर होगा ना, पहला वर्ड होगा वेरिएबल या फंक्शन यानी आइडेंटिफायर जो नेम है उसका, वो नंबर नहीं होना चाहिए, या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो या फिर वो अल्फाबेटिक से स्टार्ट हो। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सिर्फ अल्फाबेटिक कैरेक्टर हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं या फिर अंडरस्कोर हो सकता है, इस पर वो कंसिस्ट कर सकता है। यानी डिजिट का यहाँ से मतलब यह है कि ये नंबर है, नंबर हो सकता है आपके नेम के अंदर, जो आपने नेम बनाया है आइडेंटिफायर का, या वेरिएबल का नेम बनाया है यानी आइडेंटिफायर, उसमें डिजिट हो सकता है नाम में। यानी अगर मैं कोई नाम रखती हूँ एज 1 तो वो आइडेंटिफायर वैलिड होगा, लेकिन अगर मैं 1 फिर एज लिखूं वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि पहला कैरेक्टर जो है वो क्या होना चाहिए, या तो वो अंडरस्कोर होना चाहिए या अल्फाबेटिक होना चाहिए, डिजिट नहीं होना चाहिए। डिजिट आप दरमियान में या फिर एंड पे लिख सकते हैं। उसके अलावा रिजर्व वर्ड को आप एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते, यानी ऐसे वर्ड जो पहले से ही रिजर्व्ड है, उनका पहले से एक स्पेशल मीनिंग है प्रोग्रामिंग के अंदर, आप उसको एज अ वेरिएबल नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब दो तरह की टाइप है, कुछ पहले से डिफाइन होते हैं, स्पेशल मीनिंग रखते हैं, C++ में उसे स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कहेंगे, वो अपने ही ओरिजिनल पर्पज के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, जिसके लिए वो डिफाइन किए जा चुके हैं। जैसे कि Cout या Cin है, तो ये क्या है, ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है, पहले से डिफाइन है कि इनका पर्पज क्या है। यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर की बात करें तो हम जो एज अ प्रोग्रामर जो कोड कर रहे होंगे, जो प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, तो हम कुछ नाम रख रहे होते हैं, कुछ वेरिएबल्स का, फंक्शन का, जो हम नाम रखेंगे उसे यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर कहेंगे। वो ए हो सकता है, मार्क्स हो सकता है, पी हो सकता है, बी हो सकता है, एक्स वाई जी हो सकता है। तो इस तरह से हम जो नाम रखेंगे उसे यूजर आइडेंटिफायर कहेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम कीवर्ड की। आइडेंटिफायर क्लियर हो गया कि वेरिएबल, फंक्शन, लेबल, इनका जो नाम रखा जाता है उसे आइडेंटिफायर कहते हैं। जो स्पेशल मीनिंग पहले से रखता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। और जो हम डिफाइन करेंगे एज अ प्रोग्रामर, वेरिएबल का नाम हो सकता है, फंक्शन का हो सकता है, उसे यूजर डिफाइन कहेंगे। अब कीवर्ड की बात की जाए तो ये एक ऐसा वर्ड है जो C++ लैंग्वेज के अंदर अपना पहले से ही एक मीनिंग रखता है, एक पर्पज रखता है, जिसकी वजह से इसे इस्तेमाल किया जाता है। अब जो ये मीनिंग या पर्पज है, ये प्रोग्रामर इसे डिफाइन नहीं करते, इसे डेवलपर करते हैं, जिसने लैंग्वेज को डेवलप किया होगा। तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते, जो इसका मीनिंग होगा सिर्फ उसी मीनिंग के लिए इसे इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसे रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। तो अब आपको समझ आ चुकी होगी कि ऐसे वर्ड यानी जो पहले से ही प्री डिफाइंड मीनिंग, पर्पज रखते हैं, उन्हें हम एज अ आइडेंटिफायर इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी उसको हम एज अ वेरिएबल का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। इफ के बारे में हम पढ़ेंगे तो जो इफ का एक मीनिंग पहले से ही डिफाइन कर दिया गया है कि इफ इस पर्पज के लिए डिफाइन होगा, क्योंकि ये एक रिजर्व वर्ड है, इसको हम एज आइडेंटिफायर नेम नहीं ले सकते, तो इफ एज अ नेम नहीं आ सकता। इस तरह से काफी यहाँ पर एग्जाम्पल उन्होंने दिया, आप 2-3 एग्जाम्पल्स को याद रखिएगा, अगर शार्ट क्वेश्चन आता है तो आप उसमें लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
उसके बाद बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जो कि एक लॉन्ग टॉपिक है, तो मैं कोशिश करूंगी कि शॉर्ट वर्ड में बिल्कुल सारे का सारा समराइज कर दूं, कोई पॉइंट मिस ना करूं। तो डाटा टाइप की बात करें तो हमें पता है कि प्रोग्रामिंग के अंदर हम डाटा का इस्तेमाल करें, वो डाटा न्यूमेरिक भी हो सकता है, वो किसी का नाम भी हो सकता है, किसी की एज भी हो सकता है, यानी वो डिजिट्स में भी हो सकता है, वो अल्फाबेटिक भी हो सकता है। जो डाटा आप इस्तेमाल करें उसकी टाइप क्या है, क्या वो नंबर है, क्या जो आप डाटा इस्तेमाल करें क्या वो एक स्ट्रिंग है, वो किस टाइप का डाटा है, तो हमें ये डिफाइन करना पड़ता है। सी प्लस प्लस में एक जो हम टाइप डिफाइन इसलिए की जाती है कि जो वेरिएबल हमने बनाया है उसकी हम टाइप बता देंगे तो उसमें सिर्फ उसी टाइप का डाटा एंटर किया जाएगा। तो डाटा टाइप क्या करेगी, डिफाइन करेगी कि कौन सी वैल्यूज, कौन सी टाइप का डाटा वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सिंपल मीनिंग ये है, ये बताएगी कि किस टाइप का डाटा इस्तेमाल होगा या ये वेरिएबल किस टाइप के डाटा को स्टोर कर रहा होगा। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। तो कंप्यूटर यहाँ पर यही बताया कि मुख्तलिफ किस्म का डाटा उसे मैनिपुलेट करता है, उसके साथ काम कर रहा होता है। अब वो डाटा मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल में आ सकता है, जैसे कि स्टूडेंट का नाम हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, एज हो सकती है, एड्रेस हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए कि एज, एड्रेस, नाम, ये हर चीज डिफरेंट तरह का टाइप का डाटा है। तो इस तरह से हमें साथ टाइप डिफाइन करनी पड़ती है वेरिएबल के कि किस टाइप का डाटा इस वेरिएबल के अंदर जाएगा। तो यहाँ पर मेन जो है वो इंट, फ्लोट, डबल और कैर होता है। इंट का मतलब ये न्यूमेरिक वैल्यू होगी यानी नंबर वाली, फ्लोट का मतलब है कि रियल वैल्यू होगी, न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर पॉइंट वगैरह आ जाएगा। डबल जो लार्ज रियल वैल्यू होगी उसको हम डबल कहेंगे। उसी तरह कैर, कैर सिर्फ करैक्टर वैल्यूज को स्टोर करेगा, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो सिंगल करैक्टर वैल्यू जो डबल कोट में लिखेंगे उसे कैर बोलेंगे। इंटीजर की बात करें तो इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता, कोई फ्रैक्शन नहीं होती, यानी बगैर पॉइंट के जो न्यूमेरिक वैल्यू से इंटीजर कहा जाएगा। माइनस भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर आप पॉजिटिव न्यूमेरिक डाटा रखना चाह रहे हैं तो उसमें आपको प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन माइनस के लिए आपको नेगेटिव साइन इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस तरह से इसकी भी टाइप है, जैसे कि इंट, शॉर्ट, अनसाइन, लॉन्ग, अनसाइन, लॉन्ग। अब इंट है तो इंट में कितनी इसकी बाइट होगी, यानी यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि इस टाइप का डाटा मेमोरी में कितना साइज ले रहा होगा, कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा होगा। तो अगर आप इंट डिफाइन करते हैं डाटा टाइप तो इसका मतलब वो 2 बाइट ले रहा होगा। अगर आप शॉर्ट डिफाइन करते हैं तो वो भी 2 ले रहा होगा। तो इस तरह से ये आपने याद रखना है, ये आपको एज एमसीक्यूज आ सकता है। ये इसका रेंज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर वैल्यू आप स्टोर करवाना चाह रहे हैं, यानी आप रोल नंबर स्टोर करवाना चाह रहे हैं और स्टूडेंट इस रेंज के दरमियान इनफ है, यानी इससे ज्यादा स्टूडेंट नहीं है, तो आपको उसकी टाइप जो है वो इंट रखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये 2 साइज जो ले रहा है वो 2 बाइट ले रहा है। इसी तरह अगर लॉन्ग है यानी इसकी रेंज बहुत ज्यादा, वो इम्प्लाई हो सकता है किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के, तो वहां पर आप इंट का काम नहीं चलेगा, हमारा इंट के साथ काम नहीं चलेगा। वहां पे हम डाटा टाइप बताएंगे कि लॉन्ग डाटा टाइप है। तो हमने डाटा टाइप के बारे में ये समझ लिया, एक तो ये टाइप बताएगी डाटा की, दूसरा ये साइज बताएगा यानी रेंज बताएगा। अगर रेंज ज्यादा है तो उस हिसाब से फिर मजीद जो अगली टाइप्स है उसमें से हम कुछ ले रहे होंगे, यानी हमें पता चल गया न्यूमेरिक टाइप का डाटा हम स्टोर करने वाले हैं। लेकिन अगर वो उसकी रेंज बहुत ज्यादा है तो फिर हमें इनमें से किसी एक को ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। तो आई होप जो मैं आपको पॉइंट क्लियर करवा रही हूँ वो आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह से ये एक एक करके उन्होंने इसको मजीद डिफाइन किया, वो आप एक मतलब उसे पढ़ भी लें तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक रिवीजन की वीडियो बना रही हूँ, सिंगल वीडियो में पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। एक एक वीडियो को बहुत ही डिटेल में मैंने पहले से समझा रखा है, टाइम है तो उसको देखिए, उसको रेफर कीजिए, नहीं टाइम तो फिर इसको आप देख सकते हैं इस वीडियो को। आगे रियल डाटा टाइप की बात करें तो हमें पता है कि रियल में क्या होगा, डेसिमल होगा, फ्रैक्शन होगी, पॉइंट होगा। तो पॉइंट में जो वैल्यू आएगी उसे रियल कहेंगे। रियल में भी आगे टाइप है फ्लोट, डबल, लॉन्ग, डबल, क्यों, साइज की बुनियाद पर और उसकी रेंज की बुनियाद पर। तो रेंज अगर ज्यादा है तो फिर उस हिसाब से हम डबल की तरफ चले जाएंगे, उससे भी ज्यादा रेंज है तो लॉन्ग डबल की तरफ चले जाएंगे। अब यहाँ पे फ्लोट डाटा टाइप, डबल डाटा टाइप, उसी टाइप को मजीद उन्होंने डिफाइन कर दिया। करेक्टर की बात करें तो क्या है, अगर आपने करेक्टर्स को स्टोर करना है तो ये हम उसकी कैर डाटा टाइप को डिफाइन करेंगे। ये कितनी मेमोरी लेगी, सिर्फ सिंगल 1 बाइट लेगी। ये आपका एमसीक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि जो करेक्टर डाटा टाइप है या कैर डाटा टाइप है ये कितनी मेमोरी लेगी। अब इसमें कोई लेटर, नंबर कुछ भी हो सकता है जिसको आप सिंगल कोड में रिप्रेजेंट करेंगे या डबल कोड में, उसको हम कैर के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो सिंगल करेक्टर होगा, करेक्टर सिंगल होगा, वो नंबर भी हो सकता है, वो आपका कोई डिजिट्स वगैरह भी हो सकता है, यानी कहने का मतलब है वो कोई अल्फाबेटिक भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, लेकिन होगा सिंगल करेक्टर। उसके बाद एग्जाम्पल को मैं इग्नोर कर रही हूँ क्योंकि ये हमने कवर कर रखी है एक सिंगल वीडियो में, आपको नहीं एग्जाम्पल साथ साथ करवा सकती। और अगर आपको कंफ्यूजन, आप चाह रहे हैं कि हम देखें इसको, तो आपने सिंपल प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पर आप जाके देख सकते हैं कि कहाँ पर मैंने इस एग्जाम्पल को सोल्व कर रखा है, आपको थंबनेल से समझ आ जाएगी।
उसके बाद अब हमने जो रेंज की बात की थी कि इतनी रेंज में अगर डाटा स्टोर किया जा रहा है तो ये टाइप हो, फर्ज किया हमने इंट रखा लेकिन जो रेंज है वो इससे ज्यादा थी, तो इसका मतलब फिर इंटीजर ओवरफ्लो हो जाएगा। हमने जो डाटा टाइप डिफाइन की उसकी रेंज से ज्यादा अगर डाटा जा रहा है तो ओवरफ्लो हो जाएगा, अगर उसकी रेंज से कम डाटा एंटर कर रहे हैं तो अंडरफ्लो हो जाएगा, वैल्यू एंटर कम कर रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके जी, अब हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट वाले नंबर होते हैं उनको एक शो करवाने के लिए एक नोटेशन होती है जिसे साइंटिफिक या एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहते हैं। अब इसको हम इस एग्जांपल से या इस तरह के टेबल से अच्छे से समझ लेंगे। रियल नंबर की बात करें तो यहाँ पे देखिए कि पॉइंट के बाद कुछ आ रहा है, तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हम 10 की पावर में शो करवा रहे होते हैं, ठीक हो गया। अगर तो हम इस पॉइंट को लेफ्ट की तरफ लेके जाएं, यहाँ पे देखें इस पॉइंट को जो डेसिमल पॉइंट है, अगर मैं इसे 4 तक लेके जाऊं तो मैं कितने 1 2 3 4 5 6 के बाद इस पॉइंट को मैं इधर लगाना चाह रही हूँ तो मुझे 10 की पावर ऊपर 6 पॉजिटिव जाएगा। अगर मैं इसे लेफ्ट की तरफ लेके जा रही हूँ, राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जा रही हूँ तो 10 की पावर पॉजिटिव आएगी। अगर मैं इसे लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जा रही हूँ तो फिर 10 की पावर नेगेटिव आएगी। तो ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसके रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं। इसी तरह एक्सपोनेंशियल नोटेशन में 10 की जगह आपको ई लिखना पड़ेगा और यहाँ पर ये उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि ये मेंटेंसा और एक्सपोनेंट है। ओके जी, आगे रेंज है, ये वही बात होगी कि डेसिमल के बाद कितने पॉइंट आएंगे और उसकी पावर कितनी होगी, जो पावर होगी उसे रेंज कहेंगे और डेसिमल के बाद जो पॉइंट आएंगे उसे ये वाली चीज कह देंगे। आगे बढ़ते हैं जी, इंपॉर्टेंट टॉपिक अब स्टार्ट हो चुका है हमारा। हो सकता है वीडियो लंबी हो लेकिन ये बेस्ट वीडियो होगी अगर आपने रिवीजन करनी है। रिवीजन करने के लिए इनके रिवीजन में भी मैं सारे पॉइंट साथ साथ कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। वेरिएबल की बात करें तो हमें पता है कि हमने अगर कोई डाटा स्टोर करना है तो वो मेमोरी में कोई जगह लेगा, तो मेमोरी में एक लोकेशन होगी जिस लोकेशन पे वो डाटा स्टोर होना चाहिए। अब हम चाह रहे हैं जिस लोकेशन पे वो डाटा स्टोर हुआ है उसका एक हम नाम रखें, तो वेरिएबल उस लोकेशन का, उस मेमोरी की लोकेशन का नाम होगा जहां पर हम डाटा को स्टोर करना चाह रहे हैं। तो वेरिएबल हम क्यों बनाते हैं? हम वेरिएबल बनाते हैं कि ये मेमोरी में जाके एक जगह पे लोकेशन ले ले, एक जगह ले ले और उसका हम नाम रख देते हैं। वेरिएबल का नाम रखेंगे यानी आइडेंटिफायर रख देंगे तो वो वहां पर जगह ले लेगी और बाद में हम जो डाटा एंटर करेंगे, रिमूव करेंगे, जो भी करेंगे उस वेरिएबल के साथ वो उस लोकेशन के अंदर जाकर होता रहेगा। तो बेसिकली चीज ये है कि ये मेमोरी लोकेशन जो या मेमोरी सेल है उसका नाम होता है वेरिएबल। इसमें डाटा हम इसका नाम क्यों रखते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रोग्राम के अंदर जो भी हम डाटा को स्टोर कर रहे हैं, चाहे वो हम इनपुट लेकर स्टोर कर रहे हैं या फिर हम कुछ कैलकुलेशन करके कोई रिजल्ट आ रहा है उसको स्टोर करवा रहे हैं, तो वो जाकर उस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। तो वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको हम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज कर सकते हैं लेकिन नेम वेरिएबल के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होगा। ये आपका इंपॉर्टेंट था। और दूसरा कि जो वेरिएबल होते हैं वो रैम में क्रिएटेड होते हैं, ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। ये जैसे ही आप नया डाटा एंटर करेंगे पिछला टेम्परेरी रिमूव हो जाएगा, उससे आप दोबारा एक्सेस नहीं कर सकेंगे। जैसे प्रोग्राम एंड होता है तब भी सब कुछ ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा क्योंकि ये एक टेम्परेरी मेमोरी है। तो यहाँ पर उन्होंने एक मेमोरी बता दी है, ये एक कंप्यूटर की मेमोरी है। मेमोरी के अंदर ये एक लोकेशन ली है जिसके अंदर हम डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं। ये लोकेशन कैसे आई? क्योंकि हमने उस लोकेशन एक वेरिएबल का नाम रखा, फिर उसकी टाइप डिफाइन की, डाटा टाइप की वजह से उसे पता चल गया कि कितने साइज की मेमोरी चाहिए, उतने साइज की मेमोरी ली, उसके बाद हम उस टाइप का डाटा एंटर कर सकते हैं। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात करें तो बहुत ही ज्यादा आसान है कि सबसे पहले तो आपको टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि फिर जो वेरिएबल आपने क्रिएट किया है वो उतने साइज की मेमोरी लेगा। तो सबसे पहले आपने टाइप को डिफाइन करना है कि इंट है, फ्लोट है, कैर है, किस टाइप क्या वेरिएबल है, किस टाइप का डाटा आप उस लोकेशन के अंदर एंटर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले टाइप फिर वेरिएबल का नेम, बस इतनी चीज है। अगर आप चाहते हैं कि साथ ही मैं कह दूं कि मैं कुछ वैल्यू देना चाह रहा हूँ, यानी मैंने कहा इंट, यहाँ पे मैंने कहा एज और मैंने कह दिया कि यहाँ पे एज 8 ईयर है, ओके, तो मैं यहाँ पे वैल्यू देना चाह रही हूँ इस वेरिएबल्स को, तो फिर असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल होगा जो कि इज इक्वल टू है। तो इज इक्वल टू के बाद अगर हम वैल्यू दे रहे हैं तो इसको हम कहेंगे कि हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, हमने उसको वैल्यू असाइन कर दी, तो इसे इनिशियलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर उन्होंने कुछ वेरिएबल के रूल्स बता दिए डिक्लेयर करने के, सेम वही रूल है जैसे कि मैंने आपको आइडेंटिफायर में बता दिया, क्योंकि वेरिएबल का जो नाम होगा उसी को तो हम आइडेंटिफायर कहते हैं। तो यहाँ पर भी सेम वही रूल है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपर केस भी हो सकता है, लोअर केस भी हो सकता है, तो ये दोनों अलग समझे जाएंगे। यानी अगर आप कोई वेरिएबल का नाम एज रख रहे हैं और कैपिटल लेटर में एज लिख रहे हैं और दूसरा मरतबा आप लोअर केस में लिख रहे हैं तो ये दोनों अलग समझे जाएंगे। तो C++ एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसे याद रखिएगा। उसके बाद कांस्टेंट पे जाते हैं, तो ऐसी वैल्यू जो डायरेक्ट आप प्रोग्राम में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं जो कि चेंज ना हो उसको हम कांस्टेंट कहते हैं।
तो कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट ऐसी वैल्यू को कहते हैं जो कि चेंज ना हो, एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज ना हो, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। दो टाइप है, लिटरल एंड सिंबॉलिक। लिटरल का मतलब आपने डायरेक्ट कोई भी वैल्यू लिख दी, किसी भी टाइप की वैल्यू आपने डायरेक्ट लिख दी, उसको हम लिटरल कहेंगे। लेकिन अगर आप पहले एक नेम देते हैं फिर उसको एक वैल्यू देते हैं और वैल्यू आप चाहते हैं वो कांस्टेंट रहे, उसको हम सिंबॉलिक कांस्टेंट कहेंगे। और इसको लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है, इसका सिंटैक्स होता है, वो हम आगे देखते हैं। लेकिन लिटरल कांस्टेंट क्या है? जो डायरेक्टली आप प्रोग्राम के अंदर लिख देते हैं, जब जहां पे आपको जिस वैल्यू की जरूरत होती है डायरेक्टली आपने कांस्टेंट को लिख दिया, उसे लिटरल कांस्टेंट कहेंगे। जैसे यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा तो डायरेक्टली लिख दिया, यहाँ पर आपने एज 90 लिखा तो ये एक डायरेक्टली आपने एक नंबर लिखा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि आपने लिटरल कांस्टेंट का इस्तेमाल किया। यहाँ पे टाइप वही है कि इंटीजर टाइप का अगर आप डाटा डायरेक्टली लिखते हैं, फ्लोटिंग का लिखते हैं, कैरेक्टर का लिखते हैं, स्ट्रिंग का लिखते हैं, लेकिन आपने डायरेक्टली अपने प्रोग्राम के अंदर उस टाइप की वैल्यूज को लिख दिया, तो इसका मतलब आपने लिटरल कांस्टेंट लिख दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब बात करें सिंबॉलिक कांस्टेंट। सिंबॉलिक का मतलब पहले आप एक नेम देंगे वैल्यू को, फिर आप उसको एक सिंबॉलिक कांस्टेंट डिफाइन कर देंगे ताकि वो चेंज ना हो सके। ये कैसे होगा? ये अभी आप देखेंगे, इसकी दो टाइप है, कॉन्स्ट एक डिफाइन। जैसे ही आप कॉन्स्ट लिख देंगे ना, बिल्कुल वही तरीका जैसे वेरिएबल को डिक्लेयर किया। वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले अगर आपने कॉन्स्ट लिख दिया तो इसका मतलब कि ये जो वेरिएबल का नाम था वो एक कांस्टेंट हो चुका है, उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो चेंज नहीं होगी। दूसरा तरीका होता है डिफाइन। डिफाइन को भी हम देखेंगे, लेकिन पहले कॉन्स्ट को देख लेते हैं। कॉन्स्ट का मतलब ये है कि ये जो डाटा टाइप आपने बता दिया, उसके बाद आपने आइडेंटिफायर लिखा। यहाँ पे उन्होंने वेरिएबल नहीं बताया क्योंकि वेरिएबल टेम्परेरी होता है, उसमें वैल्यू चेंज हो जाती है। तो आइडेंटिफायर एक नाम है, तो पहले आपने टाइप डिफाइन की, फिर उसका नाम डिफाइन किया, फिर उसको वैल्यू दे दी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई होगी आपको। लेकिन जैसे ही आपने उसके साथ कांस्टेंट लिखा तो इसका मतलब अब जो वैल्यू आपने दे दी है ये चेंज नहीं होगी। अगली कोई भी स्टेटमेंट प्रोग्राम के अंदर इस वैल्यू को इस नेम के साथ चेंज नहीं कर सकेगी, तो इसे कॉन्स्ट क्वालिफायर कहते हैं। अब हम डिफाइन डायरेक्टिव की बात करें तो सेम वही काम होता है इसका भी, कि वैल्यू जो है ना वो चेंज ना हो, जो एक मतलब कांस्टेंट डिफाइन करती है। अब यहाँ पर इसको डिफाइन करने के लिए हैश डिफाइन, फिर आइडेंटिफायर यानी नेम, और उसके बाद वैल्यू। यहाँ पे कोई एंड पे टर्मिनेटर नहीं होगा, कोई असाइनमेंट नहीं होगी, कोई डाटा टाइप नहीं डिफाइन की जाएगी। तो इसको भी हम इस तरीके से भी, अगर हमने कोई कांस्टेंट डिफाइन करना है तो हम क्या करेंगे? हैश डिफाइन, नाम और वैल्यू, बस इससे समझ आ जाएगी। और दूसरा तरीका, शुरू में कॉन्स्ट लगा दें, टाइप बताए और नेम बताए, और उसके बाद वैल्यू असाइन कर दें। तो ये दो तरह से हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम बात करें एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन का मतलब होता है हमारे पास एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को एवेल्युएट करना पड़ रहा है, उसको मैनिपुलेट, उसे कैलकुलेट करना पड़ रहा है, तो वो एक सिंगल वैल्यू दे रही है आपको, वो कुछ रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर रही है, तो उसको हम एक्सप्रेशन कहेंगे। एक्सप्रेशन में ऑपरेटर ऑपरेंड होते हैं। ऑपरेटर का मतलब होता है जैसा कि प्लस माइनस वगैरह हो गए, जो कि कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और ऑपरेंड का मतलब होता है वैल्यू, जिनके ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है, तो इसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। तो एक्सप्रेशन में क्या होता है? एक्सप्रेशन में ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेंड होते हैं, जो कि उसके बाद जो ऑपरेटर वो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, हमें सिंगल वैल्यू मिल रही होती है, तो इसको हम एक्सप्रेशन कह सकते हैं इस तरह की स्टेटमेंट को। जैसे कि दो वैल्यू यहाँ पे देखिए, ऑपरेंड और ये ऑपरेटर है प्लस, तो ये क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं, तो इस तरह से ये भी एक एक्सप्रेशन है। उसके बाद बात करेंगे ऑपरेटर की, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑपरेटर क्या होता है? ये सिंपल होते हैं जो कोई ना कोई सर्टन ऑपरेशन परफॉर्म करें डाटा के ऊपर, वैल्यूज के ऊपर, या फिर हम उससे ऑपरेंड कह सकते हैं। यूनरी ऑपरेटर है तो सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करेगा, यानी अगर आपके सामने सिंगल वैल्यू है, उसके साथ आप प्लस प्लस लगा रहे हैं या माइनस लगा रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे ये यूनरी ऑपरेटर है, ये सिंगल ऑपरेंड के साथ काम कर रहा है, सिंगल वैल्यू के साथ काम कर रहा है। अब वैल्यू यानी कि वो डायरेक्ट वैल्यू लिखी होगी, हो सकता है वो वेरिएबल के अंदर हो, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने ए कहा था, तो एक वेरिएबल होगा लेकिन इसके अंदर कोई वैल्यू होगी, लेकिन अगर सिंगल ए के साथ प्लस आए तो इसका मतलब वो यूनरी ऑपरेटर आए। इसी तरह बाइनरी ऑपरेटर की बात करें, अगर दो ऑपरेंड के साथ काम करेगा तो उसे हम बाइनरी ऑपरेटर कहेंगे, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई, यानी अगर आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो दो को करेंगे, मोड लेंगे तो दो का लेंगे। तो इस तरह से अगर दो ऑपरेंड के साथ काम कर रहा है या दो वैल्यू के साथ काम कर रहा है जो ऑपरेटर, उसको हम बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं, और ये इसकी एग्जाम्पल है। उसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात करें तो हमें पता प्लस माइनस, जो मल्टीप्लाई, डिवीजन और मॉडुलस है, ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर आते हैं। ये ऐड करेगा, ये सब्ट्रैक्ट करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा, ये डिवीजन करेगा, ये मॉडुलस लेगा। और याद रखिएगा कि जो मॉडुलस ऑपरेटर है वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू के साथ काम करेगा, फ्लोट वैल्यू के साथ काम नहीं करने वाला। उसके बाद यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जिसे आप खुद भी कर सकते हैं, आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि मॉडुलस को हम रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं, ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू के साथ काम करेगा। मैंने न्यूमेरिक कहा था, तो न्यूमेरिक का मतलब इंटीजर, न्यूमेरिक के अंदर जो टाइप इंटीजर है सिर्फ उस वैल्यू के साथ काम करेगा, फ्लोट के साथ काम नहीं करने वाला। अगर हम मॉडुलस ऑपरेटर को डिवीजन के साथ यूज करते हैं तो रिजल्ट हमेशा जीरो ही आएगा, यानी अगर हम किसी भी चीज को डिवाइड कर रहे हैं जीरो के साथ
तो इसका मतलब बाहर 0 होगा, अंदर 5 होगा, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करके नीचे 0, तो इस तरह से जो हमारा जो रिजल्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो अगर मॉडुलस ऑपरेटर इज यूज विद द डिवीजन ऑफ 0, आप 0 के साथ डिवीजन कर रहे हैं उसकी, तो रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। 0/5 है तो इसका मतलब 5 बाहर होगा, 0 अंदर होगा। जब आप डिवीजन कर रहे होते हैं ना कुछ इस तरह से ऐसे करके, तो 5 बाहर होगा, 0 अंदर होगा, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 0 और नीचे भी 0, तो हमेशा रिजल्ट 0 होगा जब कोई डिवीजन 0 से हो रही होगी। ठीक हो गया। अगर यहाँ पर उन्होंने क्या एक्सप्रेशन है, 3 और मोड 5 ले रहे हैं, अगर ये डिविजिबल नहीं है तो ये 3 ही इसका रिजल्ट होगा। इसका मतलब जब दो वैल्यू आपस में डिविजिबल नहीं होगी तो रिजल्ट दूसरा ही आएगा, जो कि हमारी वैल्यू अंदर होगी। ओके जी, वर्किंग ऑफ डिवीजन ऑपरेटर, ये आपने खुद करके देखना है, इसके एग्जांपल्स को ना खुद करके आप ट्राई करें, बस इनको डिवीजन करें, जो रिमाइंडर होता है जो नीचे आता है उसको हम मॉडुलस कहते हैं। तो यहाँ पर जो डिवीजन ऑपरेटर है उसकी भी उन्होंने बता दिया है कि किस तरह से ये ऑपरेट करेगा। अगर तो हमेशा इंटीजर वैल्यूज को डिवाइड किया जाएगा तो इंटीजर रिजल्ट आएगा। अगर आप इसको कर रहे हैं 7.0, 2.0 तो 3.5 है, बट द रिजल्ट ऑफ 7.2 is 3. द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मस्ट बी यूज्ड टू गेट द एक्यूरेट रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑपरेशन। तो उन्होंने बताया अगर आप डिवीजन ऑपरेट कर रहे हैं और आपने वहां पर डाटा टाइप को इंटीजर बता दिया तो रिजल्ट इंटीजर आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उसकी वैल्यूज को बता रहे हैं कि ये पॉइंट के अंदर है और पॉइंट के अंदर लिख रहे हैं तो फिर एक्यूरेट रिजल्ट आएगा आपके पास। उसके बाद असाइनमेंट स्टेटमेंट की बात करें, अगर आप वैल्यू को असाइन कर रहे हैं तो उसको हम असाइनमेंट स्टेटमेंट कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे कोई वेरिएबल है और उसको कोई एक्सप्रेशन को यहाँ पर एक स्टेटमेंट हमने लिखी है जो वैल्यू असाइन कर रही है, तो यहाँ पे असाइनमेंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल हो रहा है। लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू होगी, ये देखिए जैसे कि वेरिएबल वगैरह, इधर राइट साइड पे जो वैल्यू होगी वो एक्सप्रेशन वगैरह होंगे। इधर हम कांस्टेंट वगैरह लिख सकते हैं राइट साइड पे, लेकिन लेफ्ट साइड पे सिर्फ वेरिएबल लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट कोई वैल्यू या फिर कांस्टेंट नहीं लिख सकते। उसके बाद हम आगे चलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट, यानी इज इक्वल टू, यानी असाइनमेंट स्टेटमेंट जो है ना वो मल्टीपल वेरिएबल को सिंगल वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं कि सिंगल स्टेटमेंट के जरिए, तो उसको हम कहेंगे कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। यानी ए को भी असाइन हो रहा है, बी को भी असाइन हो रहा है, क्या 10 वैल्यू। ओके, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करें तो ऑपरेटर का मतलब ये है कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, वेरिएबल लिखेंगे, उसके बाद कोई भी ऑपरेटर लिख सकते हैं, प्लस माइनस लिख सकते हैं, उसके बाद आप असाइनमेंट लिखेंगे और एक्सप्रेशन, यानी असाइनमेंट भी साथ होगी, ऑपरेटर भी होगा, पहले ऑपरेटर आएगा फिर असाइनमेंट आएगी, इसे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाएगा। उसके बाद चलेंगे आगे बढ़ते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, अगर प्लस प्लस एक मजीद वैल्यू का इजाफा करते जाएं वेरिएबल में तो उसको हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहेंगे। अगर एक वैल्यू हम डिक्रीज करना चाह रहे हैं तो उसको हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहेंगे। प्री फिक्स का है, पहले लिखा जाएगा डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। पोस्ट फिक्स का मतलब है कि बाद में लिखा जाएगा। दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आप तो सिंगल तरीके से यूज कर रहे हैं तो फिर तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन अगर आप उस वैल्यू को असाइन कर रहे हैं साथ साथ, वहां पर इनमें डिफरेंस आता है। कैसे डिफरेंस आता है कि जैसे कि यहाँ पर a इज इक्वल टू बी है, उसके बाद b प्लस प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि पहले तो b की वैल्यू a को साइन होगी, उसके बाद b में a का इजाफा होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम पहले लिख देते हैं यानी प्री फिक्स कर लेते हैं तो पहले तो क्या होगा, उसमें इजाफा होगा वैल्यू का, फिर उसे असाइन होगी है। इसको आप इस एग्जाम्पल में समझ सकते हैं अच्छे से कि यहाँ पर सबको वैल्यू 0 दे दी, उसके बाद उसने कहा कि a में 1 का इंक्रीमेंट हो जाए। अब a में 1 की इंक्रीमेंट हो चुका है, उसके बाद वो b को असाइन हो रहा है। फिर हमने यहाँ पर क्या कहा कि x में इंक्रीमेंट हो जाए। अब x में इंक्रीमेंट हो चुका है, फिर x y को असाइन हो रहा है, तो कोई डिफरेंस नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने पहले एक सिंगल स्टेटमेंट में इंक्रीमेंट किया, तो यहाँ पर चाहे प्रीफिक्स हो, जैसे कि a में पोस्ट फिक्स है, x में प्रीफिक्स है, कोई डिफरेंस नहीं आया, दोनों में इजाफा हुआ फिर असाइनमेंट हुई। लेकिन अगर हम अगली एग्जाम्पल में देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस आएगा। यहाँ पर क्या डिफरेंस आएगा, पहले तो a में जो भी वैल्यू है वो b को असाइन हो जाएगी, जो कि इस वक्त 0 है, पहले 0 असाइन होगी, फिर जो पोस्ट फिक्स है वो a में ऐड होगा, यानी एक इंक्रीमेंट ऐड होगा। लेकिन y की बात करें तो यहाँ पर पहले है, यानी प्री फिक्स है इंक्रीमेंट, तो यहाँ पर x में पहले वैल्यू ऐड हो जाएगी, जैसे ही वैल्यू ऐड हो जाएगी x में 1 हो जाएगी, उसके बाद वो y को असाइन होगी। तो अगर तो साथ ही असाइनमेंट भी हो रही है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के साथ साथ, यानी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में साथ ही असाइनमेंट भी हो रही है, तो यहाँ पर प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स मैटर करेगा। अगर तो वो है प्री फिक्स, जैसे कि ये सेकंड स्टेटमेंट है, तो पहले ऐड होगा फिर वैल्यू असाइन होगी। अगर वो पोस्ट फिक्स है तो पहले वैल्यू असाइन हो जाएगी, उसके बाद वो ऐड हो जाएगा। आई होप आपको इसकी समझ आ जाएगी। डिक्रीमेंट भी सेम वही चीज है, बस इसमें एक का
एक की कमी हो जाएगी, एग्जाम्पल्स भी सेम वही होंगे। ऑपरेटर प्रेसिडेंस की बात करें तो इसका मतलब ये है कि जो एक एक्सप्रेशन है उसमें जो ऑपरेटर है उनको वैल्यूएट करने का जो ऑर्डर है उसे हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहते हैं, कि सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर परफॉर्म होगा, फिर कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा। तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया वो एक एग्जाम्पल के जरिए कि सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं इन पॉइंट के जरिए। सबसे पहले तो जो पैरेंथेसिस है, जो ब्रैकेट्स होंगे उनको वैल्यूएट किया जाएगा, उनके अंदर चाहे प्लस हो माइनस हो जो भी हो, सबसे पहले उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, उनका लेवल सबसे ज्यादा पहले आएगा। अगर उस ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट है यानी पैरेंथेसिस है तो सबसे पहले इनर को एवेलुएट किया जाएगा, फिर आउटर को किया जाएगा। यानी सबसे पहले हम देखेंगे कि अंदर से अंदर अंदर तक कहाँ पे ब्रैकेट जा रही है, उस ब्रैकेट को करेंगे सोल्व, फिर उसके बाद उसके आउटर वाली ब्रैकेट को सोल्व कर रहे होंगे। अब अगर कहीं पे मल्टीप्लाई और डिवीजन है और प्लस भी है तो वहां पर हम सबसे पहले मल्टीप्लाई और डिवीजन को सोल्व करेंगे, फिर प्लस माइनस वाले ऑपरेटर को सोल्व करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे बाकी क्या रहता है। अब यहाँ पर एग्जांपल है जो कि उन्होंने अच्छे से समझा दी और आप इसको देख सकते हैं। ऑपरेटर एसोसिएटिविटी की बात करें तो ये वहां पर काम करेगा जहां पर सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर आ चुके हैं। जैसा कि हमने कहा प्लस और माइनस सेम लेवल रखता है, तो अगर दो हमारे पास चार वैल्यूज है उनमें प्लस और माइनस आ रहे हैं तो पहले कौन सी वैल्यू को एवेलुएट करना चाहिए, पहले प्लस वाली को करना चाहिए, प्लस कर लेना चाहिए या माइनस कर लेना चाहिए। इसी तरह मल्टीप्लाई और डिवीजन सेम प्रेसिडेंस रख रहे हैं, सेम प्रायोरिटी रख रहे हैं, तो किसको वैल्यूएट करें, पहले मल्टीप्लाई करें या डिवीजन रखें। तो यहाँ पर आपने सिंपल ये याद रखना है कि आपने हमेशा लेफ्ट टू राइट जाना है, यानी पहले लेफ्ट वाले को सोल्व करना है। अगर लेफ्ट वाली साइड पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई पहले करते हैं, अगर डिवीजन तो डिवीजन करते हैं, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाना है, राइट टू लेफ्ट सिर्फ तब जाना है जब असाइनमेंट हो, चाहे सिंगल असाइनमेंट हो चाहे कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट हो, जहां पे भी असाइनमेंट स्टेटमेंट आ जाएगी वहां पर आपने राइट टू लेफ्ट इसको इवेलुएट करना है। यहाँ पर जो एसोसिएटिविटी है इसके साथ उन्होंने यहाँ पर लेवल भी बता दिया। याद रखिएगा हमेशा पहले पोस्ट फिक्स यानी प्लस प्लस वाले माइनस माइनस वाले इनको आपने सोल्व करना है ब्रैकेट, फिर आप उनमें देखिए कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले करने हैं। उसके बाद आप याद रखिएगा कि जो यूनरी ऑपरेटर होता है वो ज्यादा वैल्यू ज्यादा प्रायोरिटी रखता है, यूनरी ऑपरेटर वालों को आपने सोल्व करना है या प्रीफिक्स वालों को। ओके जी, उसके बाद आपके पास आ रहा है ये तीनों सेम प्रेसिडेंस लेवल रख रहे हैं और याद रखना है इनको भी लेफ्ट टू राइट करना है, प्लस माइनस आएगा इनको भी लेफ्ट टू राइट करना है। राइट टू लेफ्ट सिर्फ असाइनमेंट के लिए जाना है या फिर कंपाउंड असाइनमेंट के लिए जाना है। एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा आसान है। आई होप आपको समझ आ जाएगी जो पॉइंट मैंने क्लियर किया है, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो रही है क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा था। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, क्योंकि अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं इसके बावजूद चैनल को सब्सक्राइब या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर ना करें तो ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको चाहिए कि अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। अब टाइप कास्टिंग की बात करें तो जैसे कि हमें पता है कि डाटा टाइप हम डिफाइन कर देते हैं, लेकिन कहीं पर भी प्रोग्राम के अंदर जाके कोई एक सिंगल स्टेटमेंट में हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर इसकी जो टाइप है ना वो चेंज हो जाए, तो उस जगह पर जहाँ पर हम टाइप को चेंज करना चाह रहे हैं, जो भी हम वैल्यूज ले रहे हैं उस टाइप के अंदर, तो उसको हम कहेंगे कि हम कन्वर्जन कर रहे हैं डाटा टाइप की, यानी हम जो वैल्यू है उसकी टाइप को कन्वर्ट करें किसी और टाइप में, उसको हम कहेंगे टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट कंपाइलर खुद ब खुद कर देगा, वो समझ लेगा कि मुझे किस में इसे कन्वर्ट करना है, जबकि एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में हमें खुद बताना पड़ता है और इसका एक सिंटैक्स होता है। इम्प्लिसिट की बात करें तो लोअर से हायर में कन्वर्ट कर देगा, यानी अगर एक डाटा टाइप कैर और एक इंट है, इनमें वो कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो कंपाइलर समझ जाएगा कि मुझे जो कैर वाला है उसको इंट में कन्वर्ट कर देना है। इसी तरह अगर कोई इंट लॉन्ग ये आपस में कोई परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेशन, तो यहाँ पर कंपाइलर समझ जाएगा कि जो इंट वाला है उसको मुझे लॉन्ग में कन्वर्ट कर देना है। इसी तरह इंट और फ्लोट भी हो सकता है, तो फिर वहां पे भी इंट को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यानी ये इनका लेवल है। जो लोअर लेवल है उससे कन्वर्ट किया जाएगा हायर में। अगर कैर इनमें से किसी के साथ भी है तो वो दूसरे में कन्वर्ट होगा। इंट है, इंट कैर में कन्वर्ट नहीं होगा, अलबत्ता इंट इनमें से किसी के साथ भी काम कर रहा होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इनका टाइप कास्टिंग का ऑर्डर है, अपने से अच्छे से समझ लेना, बहुत ज्यादा आसान होता है। एक आधी एग्जांपल करें आपको समझ आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने बता दिया इंट और डबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो वैल्यूज हैं, तो यहाँ पर जो इंट वाली टाइप है उसको भी डबल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की बात करें तो हमें खुद बताना पड़ता है कि इसे चेंज करना पड़ेगा, एक्सप्रेशन वही रहेगा, साथ टाइप लिखा जाएगा जिसे कास्ट ऑपरेटर भी कहा जाता है। इसको कैसे कहते हैं, यहाँ पे एग्जांपल है, यानी एक्स और वाई फर्ज करें हमने फ्लोट लिए थे, पॉइंट में हमने वैल्यू ली थी, लेकिन हम मोड लेना चाह रहे हैं और हमें पता है कि मोड पॉइंट के साथ काम नहीं करेगा, वो इंट के साथ काम करेगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो एक्स है ना, इस स्टेटमेंट के लिए तुम ऐसा करो, कोई एक्स के अंदर जो भी वैल्यू है उसकी टाइप को इंट कर दो। तो हम इंट खुद लिख रहे हैं इस ब्रैकेट में कास्ट ऑफ ऑपरेटर के जरिए। तो इसका मतलब यहाँ पे हम कन्वर्जन कर रहे हैं, कौन सी, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, यानी खुद कन्वर्ट कर रहे हैं टाइप को, तो इसे हम कहेंगे टाइप कास्टिंग।
ओके जी, तो टाइप कास्टिंग भी कवर हो गया। साइज ऑफ ऑपरेटर है, कोई भी वैल्यू है, कोई भी आपने नंबर लिख दिया है, कोई भी टाइप है, वो कितनी मेमोरी ले रही है, कितना साइज ले रही है, और उसको हमने जानना है तो हमें सिर्फ उसके साथ साइज ऑफ लिखना पड़ेगा। तो साइज ऑफ एन, एन के अंदर जो भी वैल्यूज होंगी, एन जितना साइज ले रहा होगा वो बता दिया जाएगा, 10 जितना साइज लेगा वो बता दिया जाएगा। पाकिस्तान एक नंबर वैल्यू हमने डायरेक्ट लिखी, ये कितना साइज लेगा ये भी बता देगा, सिर्फ साइज ऑफ ऑपरेटर लिखने की मदद से। तो साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, हमें बता देता है कि मेमोरी में कितना साइज लिया जाएगा। कमेंट की बात करें तो हमें पता है कि ये ऐसा कोड होता है, ये ऐसी लाइंस होती हैं जो कि कंपाइलर इन्हें इग्नोर करता है, ये एग्जीक्यूट नहीं होती, ये प्रोग्रामर के लिए होता है। प्रोग्रामर लिख सकता है ऊपर कि ये जो मैं नीचे कोड लिख रहा हूँ उसका मकसद क्या है, या इसी तरह दूसरे प्रोग्रामर को समझने में आसानी हो जाती है, रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, प्रोग्राम जो आपने लिखा है, जो कोड लिखा है उससे समझना आसान हो जाता है। सिंगल लाइन, यानी एक सिंगल लाइन में आप सिर्फ कमेंट लिखना चाह रहे हैं तो इस डबल स्लैश के साथ आप लिख सकते हैं। डबल स्लैश के बाद आप जो भी लिखेंगे उसे कमेंट समझा जाएगा। लेकिन अगर आप मल्टीपल लाइन में लिखना चाह रहे हैं तो फिर आपको पहले एक स्लैश, फिर स्टार, और फिर स्टैरिक, और फिर स्लैश, इसके अंदर लिखना पड़ेगा। जो भी आप लिखेंगे वो एज ए कमेंट ही तस्वुर होगा। तो कमेंट का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है प्रोग्रामिंग में, हम इसे करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन, जिसे सिर्फ और सिर्फ आप ही करने वाले हैं। तो आपने अच्छे से करना है। इसके बावजूद भी अगर कोई पॉइंट मिस हो चुका हो, कहीं पे समझ ना आई हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जो बिल्कुल ही समझ ना आई हो, क्लियर ना हुए हो, तो उस टॉपिक के रिलेटेड जाके आप सिंगल वीडियो देख सकते हैं। तो मेरा ओवरऑल मकसद ये था कि आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम बचाया जाए। और पूरा चैप्टर तो हमने डिटेल में पढ़ लिया। जो बच्चे डिटेल में समझना चाह रहे हैं, डेप्थ में समझना चाह रहे हैं, वो उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं जो कि C++ के नाम से है। और जो चाह रहे हैं कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सिर्फ रिवाइज कर ले चैप्टर को, ताकि कुछ भी इसमें से आता है तो वो कुछ ना कुछ अटेम्प्ट कर सके, तो उनके लिए ये वीडियो बन चुकी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 4 को स्टार्ट करते हुए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।